अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस भी उसके साथ हाजिर खिदमत है। अब बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से जवाब भी होते हैं, लेकिन आप बारी बारी बात करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आज तोशा खाना पे ज़रा तफसीली मैं गुफ्तगू कर सकूं। तोशा खाना के बारे में मैं जो कि इस केस में इन्वॉल्व इस तरह से रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त तोशा खाना की तफसीलात मांगी नहीं, और बड़ी भयानक तफसीलात हैं, बहुत भयानक तफसीलात है। पिछले अरसे में आसफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ या बाकी क्या क्या कुछ लेते रहे हैं, क्या क्या कुछ होता रहा है यहाँ तक, और वो तफसीलात काफ़ी हद तक मौजूद है। कोशिश करूँगा अगर बैकग्राउंड पे साथ साथ चल सकी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह मुल्क को लूटा जाता रहा है। आज इनको इमरान खान की दफ़ा बहुत तकलीफ़ हुई, दिक्कत हुई, याद आ गया, लेकिन इमरान खान ने तो इनसे हट के शफाफियत ज़्यादा रखी और उन्होंने अगर कोई चीज़ें बेची हैं, बेच के अपने ख़रीद के बेची हैं तो पैसा पब्लिक मनी की तरफ लगाया। इन्होंने तो अपनी ज़ात पे ख़र्चा किया है। को गाड़ियाँ पसंद आ गई, को गाड़ियाँ ले ली, पता नहीं क्या क्या कुछ है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है। और आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए ये, और असल जो बात समझनी है आपने, वो 2-3 आर्टिकल आप लोगों की समझ में आना चाहिए। एक तो क्या इलेक्शन कमीशन एक अदालत है? मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। वो फैसले, छोटा सा एक नोट है अंग्रेज़ी में है, वो बैकग्राउंड पे चलता रहेगा। इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट अ कोर्ट, और जब अदालत नहीं है तो अदालत के इख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर सकती। ये जो आपको डराया जा रहा है ना कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, ताहयात नाअहल हो जाएंगे, तो आज आपको एक कानूनी पोजीशन मैं बताऊंगा जिसमें आप तक मैं वजाहत के साथ चीज़ें रखूंगा कि ये 100% गलत है, गुमराह करने की एक साजिश है। इसका हालात और वाक़यात से कोई ताल्लुक या वास्ता न है। 62(1)(f), a person not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis if he is a sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean, and there being no declaration to the contrary by a court of law। 62(1)(f) बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। ये सिर्फ अदालत को है, अदालत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट्स मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये इस हवाले से कह ही नहीं सकती कि इमरान खान सादिक या अमीन के हवाले से जो कि इख्तियार नहीं है। तो ये तो जहन से गलत फहमी या खुश फहमी जो कोई भी है वो लोग निकाल लें। कहाँ आ सकता है मसला, वो आपसे पहले और बाद में मैं बताऊँगा तफसीली क्या है। वो है आर्टिकल 63(1)(h)। A person shall be disqualified for being elected or chosen and from being a member of Majlis if जब he has been or on conviction for any offence involving moral turpitude, sentenced or imprisonment for a term of not less than 2 years unless a period of 5 years has elapsed in his release। यानी जहाँ मॉरल टर्पिट्यूड के हवाले से ऐसे जराइम आ जाएं कि जिसमें सज़ा जो है वो 2 साल से कम ना हो, 2 साल से ज़ायद, यानी तो फिर जो है ना, और फिर वो नाअहल हो जाएगा और 5 साल तक के लिए इलेक्शन है। ये मैंने क्यों पढ़ा है, या आप लोगों को समझने के लिए कि तोशा खाना में इशू क्या था कि आप जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो अंडर दी फाइनेंशियल ईयर कॉन्सेप्ट या बाकी के 30 जून तक जो भी आपके असासे हैं, चाहे वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, कैश है, जो भी कुछ है वो डिक्लेयर करते हैं। जो वो शक्ल में आता है वो डिक्लेयर हो जाता है एज इट इज़, आप डिक्लेयर कर देते हैं। और इमरान खान साहब ने जो इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो चीज़ें थी पहले की वो सारी डिक्लेयर कर दी। अब जो कि इनकम टैक्स महकमा इनके पास था, जस्टिस काजी फाई साहब ने बड़ा शो डाला, इमरान खान साहब का डाटा इन्होंने चुराया है, और ये भी जुर्म है। मैं बता दूं आपको, ये भी जुर्म है। जब डिपेंड करता है इमरान खान साहब इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, कैसे चुरा के वहाँ तक पहुँचा, वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास मौजूद है, आप इनकम टैक्स का डाटा लीक नहीं कर सकते। क्या हुआ, ने चुरा लिया, और क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान खान साहब ने अब पूरे साल में, अब जो कुछ मैं पूरे साल में कुछ ख़रीदता हूँ, कुछ बेचता हूँ, तो आखिर दिन जो 30 जून तक जो मेरे पास हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, वो मुझे शो करनी है, डिक्लेयर करनी। मैंने इन बिटवीन क्या किया, 30 जून में मेरा एक घर था, वो मैंने बेच दिया 1 जुलाई को,
कैश मेरे पास आ गया, एक और लिया, वो बेच दिया मैंने, तो 30 जून अगले साल तक तो मैंने फ़र्ज़ करें मैंने जायदाद नहीं तो कैश डिक्लेयर करूँगा। इस तरह तोशा खाने के लिए 2 करोड़ या 2.25 करोड़ के करीब जो रकम लेके परचेज़ किया और जो बेचा 5 करोड़ में, वो जो कैश इनफ्लो हुआ वो सारी चीज़ डिक्लेयर है। और यहाँ जो प्रोविडेंट फंडिंग मैं साथ लेके जा रहा हूँ, प्रोविडेंट फंडिंग में बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। मैं आगे जाके उस पर भी बात गुफ्तगू करूँगा आपके साथ, जो कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ रूल्स और कॉन्टोर्स देख रहे हैं। पहली तो बात ये आगे, तो एक है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ये सेक्शन 137 है इलेक्शन एक्ट का। हर मेंबर ने 31 दिसंबर को ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एसेट एंड लायबिलिटीज फॉर स्पाउस एंड डिपेंडेंट ऑन द प्रीसीडिंग 30th डे ऑफ जून ऑन फॉर्म बी, 30 जून यानी पिछला, यानी आज फ़र्ज़ करें 30 जून 2022 है, तो 31 दिसंबर 2022 तक ये दाखिल करना है। और अगले में वो ना हो सके, वो प्रेस रिलीज देगा, होता कहते जी ठीक है ना जी। और इसी में अपना बड़ी सीधी सी बात है, where a member submits a statement of asset and liability under the section which is found to be false in material, particularly he may within 120 days from the date of submission of the statement be proceeded against him for committing the offence of corrupt practices। वो सासाजात अगर गलत दिए हैं तो जमा करवाने के बाद 120 दिन के अंदर जो है टाइम लिमिट भी लगा दिया है, आप उसके अब 120 दिन के अंदर ये इन्होंने टेकअप किया या नहीं किया, ये वाला मामला बड़ा सीरियस है। चले फ़र्ज़ करें मान भी लिया तो उसके ख़िलाफ़ जाएगा करप्ट प्रैक्टिसेस, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो सेक्शन 167 में करप्ट प्रैक्टिसेस डिफ़ाइन भी किया है। अब बड़ी मज़ेदार बात है कि वो उन्होंने कहा जी कमिट किया करप्ट प्रैक्टिस, अब करप्ट प्रैक्टिसेस डिफ़ाइन किया हुआ है, मैं उनमें कोई भी देख रहा हूँ तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 ये आ जाए। अब उन सब लोगों को अगर उठाकर देखें उन सब चीज़ों को, तो करप्ट प्रैक्टिसेस में तो डेफिनेशन ये फिट ही नहीं आती। चलें फ़र्ज़ करें फिट भी आ गई है, तो आगे पेनल्टी उसकी दी हुई है सेक्शन 174 को, कि वो जो है ना वो 3 साल या जुर्माने तक होगी, और जो जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक या दोनों हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है, क्या होगा? सबसे पहले आपको साबित करना पड़ेगा मिस स्टेटमेंट दी है, गलत स्टेटमेंट दी है, और उसके बाद अगर आप 167 में जाना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तगासा दायर होगा फौजदारी कानून के तहत। वो सेशन जज के पास भी जो आएंगे। अब मैं कई ऐसे इस्तगासे भुगत रहा हूँ, अलीम खान के अगेंस्ट इस्तगासा था, आज को 6, 7, 8 साल हो गए हैं, हमने तो वो चल ही नहीं सकता। तो ये जो है ना, ये ख्वाबों की दुनिया से निकल आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन उसका अगर वहाँ जाना है तो क्या होगा? वो इस्तगासा भेजेगा, और पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लेरेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कह दिया, वो करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाएगी। अब करप्ट प्रैक्टिस के लिए आपको इस्तगासा दायर करना होगा, इस्तगासा में समन कर सकते हैं, वो इस्तगासा चलेगा, वो बड़ा कौन जीता है तेरी जुल्म के साए में। तो ये ख्वाब जिनसे निकाल दे, मैंने इसलिए 62(1) FB आपके साथ लगा दिया, और सेक्शन 137, 167 और 174 भी बैकग्राउंड पे चल रही है। तो बता दूं आगे, ये भी मामला खारिज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ज्यादती करेगा इस सारे मसले में आगे लेके जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है नहीं इसके अंदर। तो अपनी नौयत का ये पहला केस ऐसा होगा जो आएगा, फिर सारे इसको भुगतेंगे। तो तोशा खाने से भी इमरान खान साहब बरी होने जा रहे हैं। अब इसको रखते हैं एक साइड पे, अब चलते हैं आपको इलेक्शन सेक्शन 10 के ऊपर। वो रेट भी बैकग्राउंड पे चल रही है, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। उस फैसले पे अमल दरामद के हवाले से वो लिख दिया कि सेक्शन 10, ये जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब के पास मामला लगा था, सेक्शन 10 जो चैलेंज किया, तौहीन अदालत, सेक्शन 10 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, तो इन अदालत कहाँ से होगी? तो 175 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 204 की भी खिलाफ वर्जी है, और सेक्शन 10 जो है वो आइन से मुतसादम है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर दिया है। तो अगली बात ये भी देख लीजिएगा, जो इमरान खान या बाकी के अगेंस्ट सेक्शन 10 के तहत जो एक्शन नहीं है वो भी गैर कानूनी और गैर आइनी हो सकता है, इसमें लार्जर बेंच बन जाए। तो ये वाला मामला भी जो इलेक्शन एक्ट के तहत ये मामला है, तो ये भी जहन में रख लें, ये भी मट्टी पाओ, ख़त्म हो गया ये मामला भी, रिमेंबर इट। और आखिरी इशू जिस पर मैं बात करूँगा वो मामला है प्रोविडेंट फंडिंग के हवाले से।
उसमें आपको याद है बीनेश फरीदी की तरफ से मैंने ये पिटीशन फाइल की थी ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरफ से भी, उसमें अदालत ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुकी हुई है और इलेक्शन कमीशन ट्रबल में है उस सारे मसले में। मैंने ख़त भी लिखा है उसमें कि इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दाखिल करे और वो नॉट पाकिस्तानी तो है ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी है, डुअल नेशनल है, तो वो प्रोविडेंट फंडिंग वाला भी रद्दी की टोकरी में एक स्टेज पे चला जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन इज़ रियली इन ट्रबल और इमरान खान साहब इसमें भी शुरू हो जाएंगे। इसमें मिसडेक्लेरेशन का कोई नहीं, सेक्शन 133 पढ़ दिया मैंने, मिसडेक्लेरेशन कहाँ होनी है, किस तरह होनी है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।